चलें अब हम सेम डेटा को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। अगेन पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर या फॉर्मेट। जब मैं अपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करता हूँ तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के P&L का बेसिक सा जो स्ट्रक्चर बनाऊँ वो बना देता हूँ और उसमें हम सबसे पहले अपना सेल्स रेवेन्यू लिखेंगे। अगेन सेल्स रेवेन्यू वही होगा, वैसे ही कैलकुलेट होगा और उतना ही होगा जितना मार्जिनल कॉस्टिंग में था। इसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे या लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हमने बेचे हैं उसकी जो भी कॉस्ट है वो यहाँ से माइनस होगी। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बच जाएगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे या हम माइनस करेंगे अपनी सारे के सारे सेलिंग के, एडमिन के, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, यानी कि इन शॉर्ट सेलिंग कॉस्ट्स। और जब सेलिंग कॉस्ट सारी माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो होगा प्रॉफिट का। यानी कि हुआ ये कि इस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगेन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तो हमें सेल्स रेवेन्यू में से सारी की सारी कॉस्ट को माइनस करना होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो टोटल कॉस्ट है इसको हमने ब्रेक किस तरह से किया है, हमने वेरिएबल और फिक्स में ब्रेक नहीं किया बल्कि हमने प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में ब्रेक किया। इस तरह से ब्रेक करना ये एक डिफरेंट चीज़ है। अब जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इस प्रोडक्शन की कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल हैं। जब हम नॉन प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें भी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल हैं। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग में अपनी चीज़ों को या कॉस्ट को ब्रेक कर रहे थे तो सबसे पहले सारी वेरिएबल लिखते थे और फिर सारी फिक्स लिखते थे। यहाँ पर सारी प्रोडक्शन और फिर सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा वो हम बना लेते हैं। सबसे पहले आएगा सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू उतना ही होगा जितना हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग का था। हम 4 यूनिट्स बेच रहे हैं और एक यूनिट अगर 100 का बिकता है तो हमारा जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो हो जाएगा 400। इसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी वो आएगी हमारी लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने बेचे हैं उसकी जो कॉस्ट बनती है वो। अगेन यहाँ पर मैं ये एम्फेसाइज करूँगा कि कंपनी के ऑपरेशंस का पहला साल है, लिहाजा कंपनी का कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्रोडक्शन। अब जब हम बात करते हैं अपनी प्रोडक्शन की तो मैंने बनाए या मैन्युफैक्चर कितने यूनिट्स करे हैं, हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से 5 यूनिट्स। यहाँ पर ये बात याद रखना कि मार्जिनल कॉस्टिंग में इन 5 यूनिट्स के लिए हमने बोला था कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 5 रुपये। एक यूनिट की हमने जो वैल्यू ली थी वो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये ली थी। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट मालूम करेंगे तो क्योंकि हमें प्रोडक्शन की सारी कॉस्ट इसमें शामिल करनी है तो हम कहेंगे कि भाई वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट तो 5 रुपये है, ठीक है, ये वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ। फिक्स्ड का क्या करें, हमारी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, टोटल 100 रुपये, और हमने कितने यूनिट्स बनाए, हमने 5 यूनिट्स बनाए। तो हम करते ये हैं कि हम अपना ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं। हम बोलते हैं कि 100 रुपये की फ़िक्स कॉस्ट है और हमने 5 यूनिट्स बनाए। 100 की फ़िक्स कॉस्ट ये रही प्रोडक्शन की और हमने 5 यूनिट्स बनाए, लिहाजा 20 रुपीज़ पर यूनिट हमारी फ़िक्स कॉस्ट है।
तो हम यहाँ पर फिक्स का 20 रुपये का पोर्शन मिलाकर और फिक्स को जो वैल्यू देते हैं वो 20 की देकर और टोटल यूनिट को वैल्यू 25 रुपये की दे देते हैं। देखो यहाँ से ये बात हाईलाइट करते जाना कि मार्जिनल कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस आ रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग में ये 100 रुपये पूरे के पूरे कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस किए थे, मैंने उसको मार्क भी कर दिया था कि हाईलाइट कर लो। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस 100 के 5 हिस्से कर रहे हैं क्योंकि हमने 100 रुपये की फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट में 5 यूनिट्स बनाए और एक हिस्सा एक यूनिट में शामिल कर रहे हैं। अब अगर हमने 5 यूनिट्स बनाए हैं तो इन 5 यूनिट्स की जो वैल्यू होगी वो 25 रुपये के हिसाब से 125 होगी। ठीक है, इस 125 में से 25 रुपये वेरिएबल हैं और बाकी 100 रुपये फिक्स्ड है, मार्क कर लो, इसकी वजह से ही डिफरेंस आता है। अच्छा, फिर क्लोजिंग स्टॉक है। जब हम बात करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक की तो अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी चेंज होगी। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक का 1 यूनिट था और उसकी वैल्यू 5 रुपये थी। यहाँ पर भी यूनिट तो एक ही है क्योंकि आपने 5 यूनिट्स बनाए, 4 यूनिट बेच दिए, बचता एक ही यूनिट है। लेकिन वो 1 यूनिट जो है उसकी वैल्यू 5 रुपये नहीं है, उस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 25 रुपये। तो यहाँ पर हम इधर से माइनस करेंगे 25 और जो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट कर रहे हैं वो 100 रुपये। सही, 125 में से 25 रुपये क्लोजिंग स्टॉक के हैं, उस 25 में से 5 वेरिएबल और 20 फिक्स्ड हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में अगेन देखते जाओ, अगेन कंपेयर करो, क्लोजिंग स्टॉक की ये वैल्यू नहीं आ रही थी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 25 रुपये की वैल्यू आ रही है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के साथ, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ क्या किया था, यहाँ क्या किया, ये ज़रा देखते जाओ, समझते जाओ। अच्छा, अगर हम अब इसको माइनस करते हैं तो इसको माइनस करके जो अमाउंट बचेगा उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कितना है, 300। अब ज़रा ये बात याद रखना कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के फॉर्मेट के हिसाब से हमें पहले सेल रेवेन्यू में से सारी प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस करना था और हमने करा है सारी प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट भी है प्रोडक्शन की, फिक्स कॉस्ट भी है प्रोडक्शन की, सारी कॉस्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ से माइनस कर रहे हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या माइनस करेंगे, हम लिखेंगे अपने पास लेस सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी कॉस्ट होंगी वो सारी माइनस होंगी जो कि यूनिट्स को बेचने के लिए इनकर हुई हैं। जो कि नॉन प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो सारी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस होंगी। अब हमारी जो सेलिंग की कॉस्ट हैं वो क्या क्या है, एक तो है हमारी वेरिएबल सेलिंग की कॉस्ट। वेरिएबल कैसे आई, सवाल के हिसाब से 1 यूनिट की जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है वो है 2 रुपये और हमने क्योंकि 4 यूनिट्स बेचे हैं तो 2 इंटू 4 टोटल बनता है 8। और फिर सेलिंग की कुछ फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं, वो फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स सेलिंग कॉस्ट थी 50 रुपये, वो 50 रुपये भी अगर हम माइनस कर दें, अब हमारे पास जो अमाउंट बच जाता है वो है 242। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 242 होगा। दोनों के दोनों प्रॉफिट्स में डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, और इसको अब रिकंसाइल करने की ज़रूरत है कि आखिर डिफरेंस आ क्यों रहा है। देखो, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि तुम लोग बस ये देख लो या ये बात समझ लो कि इस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या ट्रीटमेंट थी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या ट्रीटमेंट है। और अगर ये समझ गए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट 20 रुपये ज़्यादा क्यों आ रहा है। ठीक है, तो अब ज़रा हमें ये एनालाइज करना है और रिकंसाइल करना है चीज़ों को कि दोनों का डिफरेंस क्यों आ रहा है
ये बात याद रहे कि तुम्हारे पास एक ही पेज पर एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के P&Ls कॉपी होंगे तो तुम उसको आराम से कंपेयर कर सकते हो, सही है। अच्छा, मैं ज़रा इसको हाईलाइट करूं कि हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या ट्रीटमेंट हुई है। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो प्रोडक्शन की 125 की अमाउंट है, इस 125 की अमाउंट के दो हिस्से हैं। इस 125 की अमाउंट में एक पोर्शन है वेरिएबल, एक पोर्शन है फिक्स्ड। इस 125 में 5 यूनिट्स के 5 रुपए के हिसाब से 25 रुपए के वेरिएबल खर्चे हैं, और इस 125 रुपए में हमारे पास 5 यूनिट्स के 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए फिक्स्ड हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर इन 100 रुपए की अगर मूवमेंट देखें तो ये 100 रुपए में से यहाँ पर ये जो 25 रुपए हैं, ये जो 25 रुपए हैं, इसको अगर एनालाइज करोगे तो अगेन इसमें 5 रुपए वेरिएबल है और 25 रुपए 20 रुपए फिक्स्ड है, जो कि हमारे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट के थे। इन 100 को एनालाइज करोगे तो इन 100 में 20 रुपए वेरिएबल है और 80 रुपए जो है ना वो फिक्स्ड है। यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता ऐसा है कि जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा, कुछ चंक क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाता है, और अगर कोई चीज़ क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाती है तो वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस नहीं हो रही है। तो ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट के 20 रुपए यहाँ पर अगर स्टॉक का पार्ट बन गए तो ये माइनस नहीं हुए। इसको ज़रा मार्जिनल कॉस्टिंग से कंपेयर करो। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारे पास जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट थी 100 रुपये, वो पूरी की पूरी कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस हुई थी, जबकि यहाँ पर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट में से 80 रुपीज़ तो माइनस हो रहे हैं, लेकिन बाकी 20 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गया और इसीलिए माइनस नहीं हो पा रहे। जब ये माइनस नहीं हो पा रहे या 100 की जगह 80 रुपीज़ एक्सपेंस आउट हुए तो हमारा प्रॉफिट भी 20 रुपये से ज़्यादा है। तो फिर इसकी बनाई जाती है एक रिकन्सिलिएशन, ठीक है। तो उस रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर अब आते हैं और देखते हैं कि वो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनेगी।